Now we are discussing the chronic obstructive pulmonary disease is a group of diseases characterized by the airflow obstruction, lung does not empty and air is trapped. The lung functions are impaired, so forced expiratory volume in 1 second is decreased and the total lung capacity is increased. टोटल लंग कैपेसिटी COPD के पेशेंट में ख़ास तौर पर एम्फाइसीमा के पेशेंट में इंक्रीज़ हो जाती है। इसको सिंपल सा इस तरह समझें कि अगर आप एक बलून लें, उसमें जितनी ज़्यादा हवा आप जो है कि इन्फ्लेट करेंगे, उसको जितनी ज़्यादा हवा डालेंगे उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेम वे कि जब एम्फाइसीमा के पेशेंट होते हैं तो उनके लंग्स में एयर की जितनी ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, हवा की जितना ज़्यादा हवा अंदर वहाँ अक्यूमुलेट होती है, जमा होती है, तो उतनी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। Obstruction is irreversible and the most common conditions of the COPD are chronic bronchitis and the emphysema. Chronic bronchitis is a clinical entity and defined as the productive cough on most of the days for at least 3 consecutive months for more than 2 successive years. एक लंबी सी डेफिनेशन है, इसका मतलब इस तरह समझ लें कि अगर एक बंदा आता है जो कि स्मोकिंग की हिस्ट्री दे रहा है और आपसे कंप्लेंट से आ रहा है कि उसको प्रोडक्टिव कफ है, ये कंप्लेन उसकी ये इस तरह है कि हिस्ट्री उसकी 2 से 3 साल की, वो बताते हैं कि 2 से 3 साल से उसको प्रोडक्टिव कफ रहती है और जब भी इसका ऑनसेट होता है कफ का, तो वो लगातार 3 से 4 महीने या मैक्सिमम जितने भी हो सके मंथ्स वो कंटिन्यूस चलता है, कंसिक्वेंटिव होता है। और इट डज़ नॉट मीन कि एवरी डे पेशेंट डेवलप्स द कफ ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। जिस तरह हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या कभी कदार 7 ही दिन हफ्ते में डेवलप होती है, तो इस तरह से ऑन मोस्ट ऑफ द डेज फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। 2 सालों या उससे पुरानी हिस्ट्री हो, 3 महीने लगातार चले, कम से कम 3 महीने, 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी लगातार चल सकती है, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स इम्पोर्टेंट है। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, तब हम उसको डायग्नोस करते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। Emphysema is a pathological term and is defined as the abnormal and permanent dilatation of the alveoli. Now discussing the etiology of both this condition, क्योंकि ये condition को मैं combinedly डिस्कस करना है। पैथोफिजियोलॉजी में मैं थोड़े से इनमें अलग अलग डिस्कस करूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये दोनों कंडीशन एक ही साथ होती है, इसलिए इनको combinedly हमने COPD कैटेगरी में रखा है। So etiology, the first most common cause is the smoking, that is the world leading cause of the COPD. Other are the air pollution and biomass pollution. कुछ लोग जो कि कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको भी ज़्यादा COPD के इंसिडेंट्स होते हैं, या जैसे लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ियों से जो फ्यूल बायोमास जो गैसेस निकलती हैं वो भी COPD कराती है। ऑटोमोबाइल, जिस तरह जैसे कि अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पर ऑटोमोबाइल ज़्यादा हैं, वहाँ गैसेस ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, धुआं ज़्यादा होता है, तो उससे पेशेंट ज़्यादा जो है कि अफेक्टेड होते हैं। और जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी COPD के पेशेंट मिलते हैं। वहाँ पर ख़ासतौर पर अगर फ़ीमेल में आते हैं तो वो पूछा जाता है कि उसका रीज़न क्या है, फ़ीमेल कहाँ एक्सपोज हो रही हैं। तो ख़ास तौर पर जो पेशेंट्स जो लोग जो है कि खाना वगैरह लकड़ियों पर पकाते हैं तो उसमें से भी धुआं बनता है, बायोमास जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो उससे उनको धुआं लगता है और उनको COPD डेवलप होती है। लेकिन ये फिर भी मेल में ज़्यादा कॉमन है ये कंडीशन। एक और रेयर काज है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा-1 क्या है, एंटीट्रिप्सिन क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। Now coming to the pathophysiology, this is the most important portion of this topic, because once you understand the pathophysiology you can understand the clinical feature investigation as well as the management of this condition. So here I have described the pathophysiology separately. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की भी अलग से पैथोफिजियोलॉजी लिखी है और एम्फाइसीमा की भी अलग से लिखी है, क्योंकि इनकी फीचर्स आपको डिफ्रेंशिएट करने में इम्पोर्टेंट ईजी हो जाएगा। सो अब हमने पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि किस तरह इसकी पैथोजेनेसिस हो रही है, फिर हम टेक्स्ट को रीडिंग करेंगे। तो हमने स्मोकिंग को फॉर सपोज ले लिया जो कि कॉज है COPD का। अब नॉर्मली जो हमारी रिस्पायरेटरी एपिथेलियम होती है उसके अंदर 2 किस्म के सेल होते हैं, एक होते हैं सिलियरी सेल, एक होते हैं म्यूसिनस सेल्स यानी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स का काम होता है कि म्यूकस प्रोड्यूस करना, और सिलियरी सेल्स का काम होता है उस म्यूकस को बाहर निकालना है, एयर पैसेज से एक्सपेल करना।
जब भी कोई भी इरिटेंट्स रेस्पिरेटरी पैसेजेस में इंटर होता है, इरिटेंट्स लाइक स्मोक हो गया या कोई पैथोजन हो गया, कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, जैसे ही वो इंटर होता है तो रेस्पिरेटरी इपिथेलियम जो है कि इरिटेट होती है। इरिटेट होने की वजह से म्यूकस सिक्रेशन शुरू हो जाती है और वो म्यूकस उस इरिटेंट को ट्रैप करता है, उस फॉरेन जो एजेंट आया है जो इंटर हुआ है बॉडी में उसको ट्रैप करता है और फिर सिलियरी सेल्स उस म्यूकस को और उस फॉरेन एजेंट को बाहर की तरफ फेंक देती है, बाहर की तरफ एक्सपेल कर देती है। तो जब स्मोकिंग की बात करते हैं तो स्मोकिंग जैसे बंदा स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से स्मोक गर्म धुआं है वो जैसे अंदर आता है तो सीलिया जो होता है, सीलिया गर्म धुएं की वजह से डैमेज हो जाती है। सीलिया डैमेज हो गई, अब वो सीलियरी फंक्शन तो ख़त्म हो गया और वो धुआं जो है, वो स्मोक जो है, वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को इरिटेट करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर जो म्यूकस के ग्लैंड्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाते हैं। तो जब उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो म्यूकस क्लियर नहीं हो सकेगा, रेस्पिरेटरी पैसेज में अक्यूमुलेट होता जाएगा क्योंकि सिलियरी सेल्स की डैमेज हो चुकी है। तो इसी तरह जब रेस्पिरेटरी पैसेजेस में म्यूकस अक्यूमुलेट होता चला जाता है तब बॉडी स्टिमुलेट होती है और वो कफ रिफ्लेक्स को इंड्यूस करती है और यही रीज़न है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो कफ होती है वही प्रीडोमिनेंट फीचर होती है। सो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो जाती है, कफ हो जाती है, वो प्रोडक्टिव होती है क्योंकि वो बॉडी उस अक्यूमुलेटेड जो म्यूकस है उसको एक्सपेल करना चाहती है। लेकिन ये म्यूकस प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ अक्यूमुलेट होती रहती है और उस अक्यूमुलेशन की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि एक जनरल रूल है कि बॉडी की जितनी भी फ्लूइड्स हैं वो अपनी मूवमेंट में जब वो उनकी स्टेसिस होती है कहीं पर भी अगर वो फ्लूइड रुक जाएगी तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वे यहाँ पर अगर म्यूकस की स्टेसिस हो रही है, म्यूकस अक्यूमुलेट हो गया है तो यहाँ पर पल्मोनरी इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। नंबर दूसरा ये कि म्यूकस जो है वो स्प्यूटम जो है रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ऑब्स्ट्रक्शन किया हुआ है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन उसने की हुई है जिसकी वजह से फ्रेश ऑक्सीजन इंटर नहीं हो सकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकेगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर फंसी रहेगी, ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकेगी। सो रेस्पिरेटरी जो गैसेस होती हैं, गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो सकेंगी। अब जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगी और जो ऑक्सीजन लेवल कम होती है तो हाइपोक्सिया डेवलप होती है और ये जब हाइपोक्सिया डेवलप हो गई तो पेशेंट को साइनोसिस होना शुरू हो जाती है और ये इंपॉर्टेंट फीचर है साइनोसिस क्योंकि साइनोसिस सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होती है, एम्फाइसीमा में नहीं होती। तो साइनोसिस डेवलप हो गई और हाइपोक्सिया की वजह से दो इम्पॉर्टेंट पैथोजेनेसिस या कंसिक्वेंसेस स्टार्ट होते हैं जिसमें नंबर वन है कि जो हेमेटोपोइसिस है वो स्टार्ट हो जाती है, वो इनिशिएट हो जाती है। हेमेटोपोइसिस का मतलब है रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन, ब्लड सेल की फॉर्मेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेड सेल बनते जाते हैं क्योंकि बॉडी को कंपनसेट करना होता है उस हाइपोक्सिया को। तो जितनी ज़्यादा रेड सेल बनेगी उतनी ज़्यादा हेमोग्लोबिन बढ़ेगी। तो इसलिए इन पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया डेवलप होती है और जब इनकी हम सीबीसी कराते हैं तो हमें हेमोग्लोबिन एलिवेटेड मिलती है, ख़ास तौर पर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में। तो एक तो ये हो गया कि पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो रही है हाइपोक्सिया की वजह से। दूसरा एक कंसिक्वेंसेस हाइपोक्सिया का ये होता है कि हाइपोक्सिया की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जो ब्रोंकियल आर्टरीज़ हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जिसको हम लोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल जो प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरीज़ का वो अबाउट 10 mm मर्करी होता है, लेकिन अगर प्रेशर 25 mm मर्करी से बढ़ जाए तो उसको हम लोग पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। सो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जैसे ही डेवलप होती है तो वो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कराती है और जब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से तो इस कंडीशन को हम लोग कोर पल्मोनरी कहते हैं। कोर पल्मोनरी डेवलप होती है तो उसके 3 हॉलमार्क फीचर होते हैं जिसके बेसिस पर हम डायग्नोस करते हैं। उसमें नंबर 1 आता है पेरिफेरल एडिमा, नंबर 2 आता है टेंडर हेपेटोमेगाली क्योंकि लिवर के अंदर भी जो है कि वीनस सिस्टम
ज़्यादा 80% लिवर की सप्लाई वीन्स से होती है। तो जिसके जब ऊपर वीनस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है यहाँ की भी वीन्स कंजेस्टेड हो जाती है, तो टेंडर हेपेटोमेगाली होती है। और नंबर तीसरी रेज्ड जगुलर वीनस प्रेशर। ये 3 फीचर होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और डायग्नोस्टिक होते हैं कोर पल्मोनेली के। तो जिस तरह आपने देखा कि ये कोर पल्मोनेली डेवलप हुई, ये पॉलीसाइथीमिया हुई और कफ ज़्यादा हुई, खांसी कफ रिफ्लेक्स इंड्यूस हुआ, ये सारे फीचर जो होते हैं इस म्यूकस की वजह से हो रहे थे, जो म्यूकस एक्यूमुलेट हुई है। तो अब ये पेशेंट जिनमें साइनोसिस हुई, इनमें इस म्यूकस एक्यूमुलेट होने की वजह से साइनोसिस हो गई और एडिमा हुई, कोर पल्मोनेली के फीचर्स हुए, तो इन पेशेंट्स को जिनमें प्योरली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है तो उनको समटाइम्स हम लोग ब्लू ब्लैटर्स कहते हैं। ब्लू रिफर्स टू द साइनोसिस और ब्लैटर्स का मतलब है एडिमेटस। सो नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट। Chronic bronchitis, the smoking causes the irritation of the airways resulting in the inflammatory changes with loss of the respiratory cilia and increased mucus secretion due to the hypertrophy of the mucinous glands. As excessive mucus is secreted and is not cleared due to the loss of cilia, so mucus gets accumulated in the respiratory passages, hence body initiate the cough reflex in order to clear the respiratory passages. But ongoing mucus accumulation not only increase the incidence of the infection but also interfere with the gases exchange. So like mucus plug obstruct the gases exchange resulting in cyanosis. So partial pressure of oxygen is reduced resulting in hypoxia, and partial pressure of carbon dioxide is increased called hypercapnia. Hypoxia leads to number 1 hematopoiesis, this leading to polycythemia and increased red cell production, and vasoconstriction of the pulmonary arteries leading to the cor pulmonale via the following mechanism. So first there is a vasoconstriction, this resulting in pulmonary hypertension, and pulmonary hypertension results in the right ventricular failure and cor pulmonale. Cor pulmonale is characterized by peripheral edema, tender hepatomegaly, and increased jugular venous pressure. Persons having these features like cough, sinuses, cor pulmonale are called blue breathers. So ये पूरी पैथोजेनेसिस थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। अब हम पैथोजेनेसिस डिस्कस करेंगे एम्फाइसीमा की। तो एम्फाइसीमा में इस तरह से होता है कि इलास्टेज और एंटी इलास्टेज का रोल होता है, तो हम डिस्कस करते हैं। Alveoli normally expand during the inspiration and sequence during the expiration due to the presence of the elastic tissues in the alveolar wall. Alveolar wall के अंदर elastic tissue होते हैं, इंस्पायरेशन के दौरान वो एक्सपेंड होते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट सीक्वेंस होते हैं, यानी कि रिक्वाइल होते हैं। जिस तरह बलून में एयर अगर आप डालें तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे और जब उसकी एयर को रश आउट करें, बाहर निकालें, तो वो जो है कि सीक्वेंस हो जाएगी। Elastase is an enzyme which is produced from the inflammatory cells like neutrophils and macrophages and has a capability of destroying these alveolar elastic tissues. Elastase इस alveolar elastic tissue को डैमेज कर सकता है और ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स से बनता है। Anti-elastase is an enzyme which prevents elastic tissue destruction by inhibiting these enzymes elastase. तो इलास्टेज का अपोजिंग एंजाइम है एंटी इलास्टेज, जो कि इसकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को रोकता है। नॉर्मल पर्सन के अंदर इलास्टेज और एंटी इलास्टेज दोनों बैलेंस में होते हैं, लेकिन जब भी इनका बैलेंस टूटता है तब इलास्टिक टिश्यू की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। अब वो बैलेंस किस तरह टूटता है, या तो इलास्टेज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या फिर एंटी इलास्टेज की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाए। दोनों की वजह से रिजल्टिंग में ये होता है कि देयर इज़ द इलास्टेज मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वुलर वॉल्स। सो इलास्टेज किस कंडीशन में बढ़ता है, जैसे कि स्मोकिंग में, क्योंकि स्मोकिंग जैसे धुआं अंदर जाता है, स्मोक अंदर जाता है, तो वो इरीटेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज़ होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स और ये मैक्रोफेजेस, और उनसे इलास्टेज रिलीज़ होता है। इन्फेक्शन भी सेम मैकेनिज्म है। एंटी इलास्टेज किस कंडीशन में डिक्रीज़ होता है, वो कंडीशन होती है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक
जो है कि कंजेनाइटल डिफिशिएंसी होती है, जिसमें एक्चुअली अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है कि एंटी इलास्टेज है, वो लिवर के हेपेटोसाइट्स में बनता है। और जिन पेशेंट में इनके जीन की म्यूटेशन होती है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन की म्यूटेशन होती है, तो उन पेशेंट में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं बन पाता और इस वजह से उनमें जो है इलास्टेज एक्टिविटी बढ़ जाती है और उन पेशेंट को COPD डेवलप होती है। अब ना कि सिर्फ COPD बल्कि उन पेशेंट में लिवर सिरोसिस भी डेवलप होती है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट जीन की वजह से जो एंटीट्रिप्सिन नहीं बनता, तो उसका म्यूटेंट फॉर्म जो है कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है हेपेटोसाइट्स में, और हेपेटोसाइट्स अल्टीमेटली डैमेज होते हैं और डैमेज होने की वजह से फाइब्रोसिस होती है और लिवर सिरोसिस डेवलप होता है। अब इनकी जो मैकेनिज़्म हो रही है एम्फाइसीमा की, वो इस तरह है कि व्हेन देयर इज द इलास्टेज एंड एंटी इलास्टेज इम्बैलेंस, द एलुलर इलास्टिक टिश्यू इज डैमेज्ड, एलुलाई अनएबल टू रिकॉइल मीन्स एलुलाई डायलेटेड, lungs are inflated and thus the total lung capacity is increased. So this results in air trapping, एयर अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया होगी। और डिस्निया ही जो एम्फाइसीमिया का प्रीडोमिनेंट फीचर है, इन पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई भी म्यूकस की एक्यूमुलेशन की बात नहीं हो रही। सो dyspnea predominant feature rather than the cough because no mucus secretion occur. So there is a slight variation in the partial pressure of oxygen and carbon dioxide, क्योंकि म्यूकस तो है नहीं जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करे, तो वेरिएशन आती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन वेरी स्लाइट होती है। पेशेंट को हाइपोक्सिया डेवलप नहीं होती, और जब उनको हाइपोक्सिया डेवलप नहीं होगी तो हाइपोक्सिया की कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप नहीं होंगे। जिस तरह हमने डिस्कस की थी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में उनको पॉलीसाइथेमिया डेवलप हो रहा था, उनकी जो है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा था, कोर पल्मोनरी डेवलप हो रही थी। सो यहाँ एम्फाइसीमा के पेशेंट में ये कोई भी फीचर्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि इनको हाइपोक्सिया नहीं होती। So slight variation in the partial pressure of the oxygen and carbon dioxide, so no any significant hypoxia and its further consequences. As these persons have no any significant hypoxia, so they do not develop cyanosis and edema, hence are called pink puffers. Chronic bronchitis वालों को लोग blue bladders कहते हैं, एम्फाइसीमेटस वालों को pink puffers कहते हैं। अब इनकी क्लिनिकल फीचर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, यूजुअली इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज के ये फीचर्स डिस्टिंक्ट हो। प्योरली किसी भी पेशेंट में ऐसा नहीं होता है कि उसको सिर्फ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो या सिर्फ एम्फाइसीमा हो। 90% पेशेंट में दोनों कंडीशन एक ही साथ होती है, क्योंकि दोनों की रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस करा रही है तो वही स्मोक नीचे एलुलाई भी डैमेज कर रहा है, इसलिए उनको एम्फाइसीमा भी डेवलप हो रही है। इसी वजह से दोनों फीचर हमेशा एक साथ होते हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्टिव कफ होती है उन पेशेंट में विथ चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस खासतौर पर सुबह के टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि रात भर वो नींद में होते हैं, तो रिस्पायरेटरी म्यूकस को क्लियर नहीं कर सकते हैं और उनकी एक्यूमुलेशन होती रहती है, और सुबह को जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होती है और चेस्ट टाइट होता है। लेकिन जैसे ही वो कफिंग करते हैं, उसको म्यूकस को क्लियर करते हैं, तो उनकी चेस्ट टाइटनेस रिलीव हो जाती है। डिस्निया जो कि प्रोग्रेसिव होती है, और डिस्निया की ग्रेडिंग इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिस्निया की क्या ग्रेडिंग होती है। अच्छा, एग्जामिनेशन जब हम लोग करते हैं इंस्पेक्शन पर, तो हम लोग को बैरल शेप्ड चेस्ट मिलता है। बैरल शेप्ड चेस्ट को समझने के लिए मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। सो ये देखें, यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल चेस्ट है, ये है बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट में इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये इंटीरियर यहाँ पर कंपेयर करें, ये नॉर्मल डायमीटर है, यहाँ पर ये एबनॉर्मल डायमीटर है। सो दिस इज़ कॉल्ड समवॉट कॉल्ड दी बैरल चेस्ट। यहाँ क्रॉस सेक्शनल में देखें, ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये नॉर्मल का, और ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है बैरल चेस्ट का। सो दिस इज़ कॉल्ड बैरल। बैरल का मतलब बैरल लाइक। So patient is dyspneic and use of accessory muscle like scalene, sternocleidomastoid muscles को यूज़ करते हैं। पर्सिंग ऑफ लिप्स, पर्सिंग ऑफ लिप्स का मतलब है कि इन पेशेंट में एयर ट्रैपिंग होती है, तो एयर को क्लियर करने के लिए, एयर को एक्सपेल करने के लिए इंट्राथोरेक्सिस प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह होता है कि अपने लिप्स को बंद करके
और ज़ोर लगाते हैं, इंट्राथोरेक्सिस प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो एयर नाक के ज़रिए बाहर जा सके, उसको कहते हैं पर्सिंग ऑफ लिप्स। एंड साइंस ऑफ कोर पल्मोनरी शुड आल्सो बी नोटेड। ऑन पेल्पेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो होती है वो ये होती है कि चेस्ट एक्सपांशन डिक्रीज़ हो जाती है, और एपेक्स बीट नॉट पेल्पेबल। अस्कल्टेशन पर हम लोग को ब्रोंकियल ब्रीथिंग मिलती है, और क्रिप्टेशंस मिलते हैं। क्रिप्टेशन बेसिकली जो है कि स्पिटम की वजह से होती है, जहाँ एक्यूमुलेटेड होती है स्पिटम तो वहाँ पर क्रिप्टेशन मिलती है। क्रिप्टेशन सिंपल का मतलब है ये एक साउंड का टाइप है, एक एडेड साउंड है। इसका एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं जैसे सूखे पत्तों पर चलते हैं तो जिस किस्म का साउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टेशन साउंड्स। सो इन पेशेंट में अंदर स्पुटम जमा हुआ होता है, तो इस वजह से जब हम अस्कल्टेशन करते हैं तो उस किस्म की हमें साउंड मिलती है जैसे सूखे पत्तों पर चलते हैं। और ये जैसे ही पेशेंट कफ करते हैं और स्पुटम एक्सपेल करते हैं तो ये साउंड या तो अपनी कैरेक्टर चेंज कर जाते हैं या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। रोनका एट एक्सपायरेशन और परकशन जब करते हैं तो हाइपर रेजोनेंट नोट मिलता है। अब यहाँ पर आता है ब्लू ब्लैडर्स वर्सेस द पिंक पफर्स। ब्लू ब्लैडर्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में मिलता है, जबकि पिंक पफर्स हमें एम्फाइसीमा में मिलते हैं। इन ब्लू ब्लैडर्स मेजर कंप्लेंट इज़ द प्रोडक्टिव कफ, while in here the major complaint is the dyspnea. ब्लू ब्लैडर्स में पेशेंट्स की एज यूजुअली 30 to 40 ईयर्स होती है, जबकि पिंक पफर्स ओवर 50 के पेशेंट होते हैं। साइनोसिस इज़ कॉमन इन ब्लू ब्लैडर्स वाइल साइनोसिस इज़ अनकॉमन इन केस ऑफ द पिंक पफर्स। फीचर्स ऑफ द कोर पल्मोनरी प्रेजेंट्स लाइक एडिमा। ब्लू ब्लैडर्स में हमें कोर पल्मोनरी के फीचर्स मिलते हैं, जबकि पिंक पफर में नहीं मिलते। हेमोग्लोबिन ब्लू ब्लैडर्स में बढ़ी हुई मिलती है, और इसका रीज़न क्या था, पॉलीसाइथेमिया, जबकि पिंक पफर में हेमोग्लोबिन नॉर्मल मिलती है। और ब्लू ब्लैडर्स में देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर्स, जबकि पिंक पफर्स में स्लाइट वेरिएशन होती है। एक्सरे चेस्ट ब्लू ब्लैडर्स में दिस शोज़ द प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग्स, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो वेसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं एक्सरे पर, जबकि पिंक पफर में जो है कि दिस शोज़ द हाइपर इन्फ्लेशन विथ फ्लैटेंड डायफ्राम फ्लैटेंड होता है। इसको हम लोग आगे पिक्चर में देखते हैं। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पर देखते हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन बोथ केसेस, बट द टोटल लंग कैपेसिटी यूजुअली रिमेन्स नॉर्मल इन केस ऑफ द ब्लू ब्लैडर्स, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन म्यूकस की वजह से, एल्वुलाई से कोई इनका रिलेशन नहीं है। लेकिन पिंक पफर एम्फाइसीमा में एल्वुलाई डायलेटेड हो रहा है, एल्वुलाई की कैपेसिटी बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। Now coming to the investigation, X-ray chest, this shows the vascular marking and the hyperinflation of the lungs. इसलिए यहाँ पर एक्सरे में शो करता हूँ। सो दिस इज़ द एक्सरे चेस्ट। यहाँ पर आप ये नॉर्मल देख रहे हैं, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही डायग्नोस्टिक फीचर होती है कि जो डायाफ्राम है, यू कैन सी डायाफ्राम ये लाइक हिल, समथिंग लाइक हिल की तरह है, इस तरह से डोमिंग है डायाफ्राम की। लेकिन अस्थमा इसके COPD के पेशेंट में डायाफ्राम फ्लैट हो जाती है, यूजुअली देखें यहाँ पर फ्लैट है। सो दिस इज़ द डिफरेंस जो कि हमने इंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू या PA व्यू पर देखते हैं, और उसके अलावा लेटरल व्यू ऑफ द एक्सरे चेस्ट पर भी हमें डायाफ्राम की डोमिंग देखनी होती है। लंग ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायाफ्राम को नीचे की तरफ कंप्रेस कर देते हैं, नीचे की तरफ प्रेशर करते हैं, उसको दबा देते हैं, इसलिए उन लोग को एक्सरे पर ये बिल्कुल फ्लैट मिलता है। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे चेस्ट और ये ABGs करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं जिस तरह हमने डिफाइन की, स्पुटम कल्चर करवाते हैं अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं म्यूकोजल स्टेसिस की वजह से। ECG को कार्डियोग्राफी टू रूल आउट अ कोर पल्मोनरी एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इन सम रेयर केसेस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, नमूनिया, ये सारे डिफरेंशियल में आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन जो होती है रेस्पिरेटरी फेल्यूर होती है, मोस्ट कॉमन होती है। उसके अलावा सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया जो कि स्पेशली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डेवलप होती है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स ड्यू टू द रप्चर ऑफ द बुलाई। एक्चुअली जो एम्फाइसीमा में डैमेज हो जाते हैं, जिनकी बहुत डैमेज हो जाती है, तो वो अल्टीमेटली एक बुला बनाते हैं,
और वो बुला एयर सैक होता है, बड़ी सी सैक बन जाती है, तो वो समटाइम रप्चर हो जाती है। तो उस एलुलर एयर सैक से हवा जो है कि जो एयर होती है वो लीक होती है प्लेरल स्पेस में, जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स कहते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी इन्फेक्शन एंड कोर पल्मोनरी मैनेजमेंट में आते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का वो है एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ द स्मोकिंग एंड चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन इफ एक्सपोज टू द स्मोक, ऑक्सीजन थेरेपी एंड स्टीम इनहेलेशन टू लिक्विफाई द स्पिटम एंड मेक इट ईजियर टू कफ आउट। ऑक्सीजन भी देंगे, स्टीम इनहेलेशन देंगे, ताकि जितनी ज़्यादा कफ बाहर निकलेगी, जितनी ज़्यादा स्पुटम बाहर क्लियर होगी, उतना ज़्यादा पेशेंट जो है कि रिलीफ फील करेगा। तो वो आइधर स्टिमुलेशन के ज़रिए दें या पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं, ताकि वो चेस्ट फिजियोथेरेपी कराकर उनकी स्पिटम क्लियर करा सकें। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी टू एड एक्सपेक्टोरेशन एंड इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड का बहुत रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर ही मेन ड्रग होते हैं, जो कि इनका काम ही होता है ब्रोंकोडायलेशन करना, और सीओपीडी में ब्रोंकोडायलेशन ही नहीं होती, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती चली जाती है। स्टेरॉइड यूजुअली जब अक्यूट एक्जर्बरेशन होती है तब देते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड हम लोग इन्हेलेशन के ज़रिए दे सकते हैं, लेकिन ओरल या आईवी फॉर्म में नहीं देते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओरल इन्हेलेशन स्टेरॉइड देने का भी एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि ओरल थ्रश डेवलप हो जाती है, यानी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। सो अगर आप स्टेरॉइड किसी को दे रहे हैं इन्हेलेशन के ज़रिए, तो उनको ये ज़रूर गाइड कीजिए कि हमेशा इन्हेलेशन लेने के बाद अपने माउथ वॉश ज़रूर करें, या अगर किसी पेशेंट में ओरल थ्रश डेवलप हो जा रही है तो उसकी एज अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देनी, यानी नेलिस्टर ड्रॉप्स वगैरह आते हैं वो अपने देने होते हैं। तो यहाँ पर ब्रोंकोडायलेक्टर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोट्रोपिन ब्रोमाइड या अल्बिट्रिरोल, या समटाइम्स टैबलेट फॉर्म में आता है थियोफाइलिन, जो कि थियोग्रेट के नाम से आती है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेरॉइड में बेकोटाइड जो कि इनहेलेशन के ज़रिए दी जाती है, और डेल्टा कॉर्टिल जो है कि ओरल स्टेरॉइड है, ये सिर्फ अक्यूट एक्जर्बरेशन में दी जाती है। एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में ख़ास तौर पर जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स का बहुत ही मैक्सिमम रोल होता है, जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, या सेफलोस्पोरिन यू कैन यूज़। सर्जरी हम लोग ख़ास तौर पर बुलेक्टोमी करते हैं। अगर बुलाए बन गया है तो उस बुलाए को रिलीव करना होता है, उसको निकालना होता है। So this removal of the giant bulla in order to improve the ventilation. So that's all about the this lecture.